ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इंटरसेक्शन बिटवीन, आप नोट डाउन कीजिए, इंटरसेक्शन बिटवीन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड, ठीक है, दोनों एक साथ रखते हैं क्लास। इंटरसेक्शन बिटवीन आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विद डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुश या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, ध्यान समझना क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तरफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और उसी के साथ हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इंटरसेक्शन, ठीक है, हम एक साथ रख सकते हैं या साइमल्टेनियस रखने की बात कर रहे हैं, एक साथ रखने जा रहे हैं क्लास। तो देखिए, आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूं पहले से। सर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं? ओके, सॉरी, चलिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्लास कि जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो दोनों साइड आपको रखना है डिमांड साइड सप्लाई साइड पॉलिसी। अगर मैं आपसे स्टार्ट करता हूं, मान के चलो क्लास, ध्यान समझना प्लीज़, एक एक पॉइंट को समझना तभी समझ में आएगा। हम बात करते हैं, हमारे सामने एक सिचुएशन है, आपको पता है क्लास, ये है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, इज क्लियर? एंड क्लास ये होती है आपकी एग्रीगेट डिमांड, और ये होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर है? हम मान के चलो ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ई नॉट पे, एंड इट इज योर पी नॉट, और ये आपका वाई नॉट। ओके, सो लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, और ये भी शॉर्ट रन की डिमांड है। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि क्लास हम इस ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है जहाँ पर मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है। वाई? बिकॉज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व एक दूसरे को इक्विलिब्रियम है, मतलब फुली प्रोडक्शन हो रहा है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन टॉपिक है, नो रिसेशन नो इन्फ्लेशन, यहाँ पर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है, और साथ में कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। ये क्लासिकल का केस है और ये केंजियन का केस है, आपको पता है ये मोनेटिस्ट का केस है, ये डिमांड सप्लाई इक्वल है। अब मैं आपसे एक इंडिविजुअली बात करता हूँ क्लास। पहले हम कौन सा लेंगे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें, मान के चलो क्लास मार्केट में बेज रेट बढ़ गया या मार्केट में रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गई या मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ गया या किसी भी वजह से इकोनॉमी में सप्लाई शॉर्ट रन में शिफ्ट हो गई, यानी कि हम अगर कॉस्ट की बात करें क्लास, कॉस्ट पुश में क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ने से हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। जब हमारा एग्रीगेट सप्लाई रिड्यूस होगा तो क्या इम्पैक्ट लेगा? पहले आप इसको देख लीजिए, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में जब सप्लाई शॉर्ट हो गई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। अभी क्या हुआ? सप्लाई जैसे ही इकोनॉमी में शिफ्ट हो गई, ई से E1 पे आ गई, तो आप देखेंगे कि मार्केट में प्राइस P से P1 पे हो गया एंड योर इक्विलिब्रियम पॉइंट Y to Y1। सो क्लास आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इम्पैक्ट किस पे पड़ा हुआ है, ये क्या इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ पर कौन सी पॉलिसी आई, यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वजह से कॉस्ट बढ़ने से
सप्लाई हमारी कम हो गई। जैसे ही हमारी सप्लाई कम हो गई प्राइस हमारा बढ़ गया, और प्राइस बढ़ने से हमारा जो जीडीपी है वो कम हो गया। तो आप बताइए ये रिसेशनरी गैप है या इन्फ्लेशनरी गैप है? प्लीज एक्सप्लेन। इट इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन यहां पर है, मार्केट में डिमांड इतनी हो गई, ये रिसेशनरी सिचुएशन कहते हैं इसको, इन्फ्लेशनरी। किसी को याद है? प्लीज आंसर करो भाई। ओके, सपोज दैट इससे क्या होगा, देखो क्लास, कि हमारी इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, प्राइस बढ़ गया है, प्राइस भी एक तरफ बढ़ा हुआ है। नहीं नरेश जी, इट इज कॉल्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन नहीं है, इसको बोलते या इट इज कॉल्ड रिसेशनरी सिचुएशन व्हेन योर एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। बिकॉज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी में डिमांड्स कम हो गई है, ठीक है, डिमांड्स कम हो गई है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड पहले इतनी थी, हमारी डिमांड्स कम हो गई है, और इस डिमांड कम होने की वजह से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो गया है। एक तरफ सप्लाई भी कम हो गई है, सप्लाई भी कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई, हमारी कंट्री का जीडीपी भी कम हो गया, लेकिन मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो गया, यानी कि हमारी सिचुएशन में स्टैगफ्लेशन आ गया। रिसेशन विद इन्फ्लेशन दोनों कह सकते हैं, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन कह सकते हैं, वैसे रिसेशन है। अब गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट क्या चाहेगी क्लास, कि इस रिसेशन को इंप्रूव किया जाए। अच्छा, तो अब हम दूसरी साइड बात करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। जब हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा जी, टैक्स को कम कर देगी, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी। अगर गवर्नमेंट को डिमांड इंक्रीज करना है तो टैक्स, यस, सो एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं, यस, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आसो। अगर यहाँ पर मनी सप्लाई को भी बढ़ा देगा वो, अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, यानी कि CRR, ठीक है, SLR, ये सब को कम करेगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी क्लास, तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा, और इससे क्या होगा, हमारा कंजप्शन वगैरह इंक्रीज होगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। तो हमारा जो टारगेट है एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने का, तो इस केस में मॉनेटरी पॉलिसी भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगी और फिजिकल पॉलिसी भी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे। अब देखिए कि अगर हमने एग्रीगेट डिमांड बढ़ा भी दिया तो क्या होगा मार्केट में। अगर हमने एग्रीगेट डिमांड, प्लीज बताइए आप लोग, इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज देन योर डिमांड शिफ्ट राइट हैंड आइदर लेफ्ट हैंड, right hand, yes, your shift to the right hand, okay, your AD से AD1. So what are the impact in our economy? लॉन्ग रन में जाकर के हमारी इकोनॉमी में बैलेंस हो जाएगा, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अगेन इक्विलिब्रियम हो जाएगी, यू कैन से अगेन इक्विलिब्रियम हो जाएगी, वहीं पर जीडीपी फिर से पहुंच जाएगी जहां पे थी। लेकिन हमारी इकोनॉमी में प्राइस लेवल क्या होगा बेटा, यस, इन प्राइस लेवल इंक्रीज, राइट वर्ड, गुड नरेश जी, राइट वर्ड, शिफ्ट हो गई, लेकिन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम हो गया, और हम यहां पर आकर के फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गए। मार्केट को गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, लेकिन प्राइस बढ़ गया क्लास, वो तो इंक्रीज हो गया। मेरा सेंस यहाँ से है कि आप पहले लॉन्ग रन थे, शॉर्ट रन में फ्लक्चुएशन आया, गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके फिर से उसको लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कर तो लिया, लेकिन प्राइस बढ़ गया। तो
तो हमारा यह है कि क्या ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है? आप एग्री हैं? यस सर। यस, बिकॉज सप्लाई ने क्या किया मार्केट में, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से सप्लाई शिफ्ट हो गई और डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से सप्लाई डिमांड इंक्रीज हो गई। और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये रहा कि मार्केट में प्राइस दोनों को मिलाकर के बढ़ गया। इतना प्राइस किसकी वजह से था? सप्लाई की वजह से, और ये प्राइस डिमांड की वजह से। तो यहाँ पर डिमांड साइड पॉलिसी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी, दोनों पॉलिसी ने मिल करके क्या किया मार्केट में? यस, बिकॉज वी कैन से दिस इज पुश इन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दोनों का इम्पैक्ट यही हुआ है। इसीलिए कई बार गवर्नमेंट पे ना लोग आक्रमण कर देते हैं, यार सरकार फेल है, ये है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो होता क्या है, क्योंकि इट इज़ टेक टाइम। ऐसा नहीं कि सरकार आज कुछ कर कल आज कुछ करेगी तो दूसरे दिन इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इसी को मतलब लोग बोलते हैं ना चढ़ाव उतार, फ्लक्चुएशंस, ठीक है। सो ये पॉइंट क्लियर हुआ। हम एक दूसरे तरीके से भी समझाते हैं क्लास, मैं इसको मिटा रहा हूं। इस क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, या इसको मैं बने रहने देना चाहता हूं। एक दूसरा ग्राफ बना लेते हैं साथ के साथ। इसमें कौन सी पॉलिसी पहले अडॉप्ट किया था, बताएंगे कोई क्लास? मैंने कौन सी अडॉप्ट किया पहले कॉस्ट पुश, यस, कॉस्ट पुश देन डिमांड पुश। अब हम करेंगे पहले डिमांड फिर कॉस्ट। ओके, नाउ सेकंड, सेम बेटा जी आप बना लीजिए। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड्स इज योर प्राइस, व्हाई नॉट? ओके, एंड इसको हम करेंगे क्लास एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मैं आपसे बोलता हूं सबसे पहले क्लास आप दूसरी पॉलिसी ले लीजिए जिसे हम बोलते हैं डिमांड साइड पॉलिसी। तो मार्केट में डिमांड्स पहले बढ़ जाती है क्लास, क्या होती है मार्केट में डिमांड्स बढ़ गई, मान के चलो हमने डिमांड को बढ़ा दिया, ध्यान समझना क्लास, हमने डिमांड्स को, मार्केट में डिमांड बढ़ने के बहुत सारे रीजन बता चुका हूँ आपको। गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी, या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ठीक है, समझने पे बात को, या कंजप्शन इंक्रीज हो गया, या हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, इंपोर्ट डिक्रीज हो गया। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं जिसकी वजह से हमारा डिमांड्स बढ़ गई। तो मार्केट में अगर हमने पहले डिमांड्स बढ़ा लिया, ओके, डिमांड बढ़ने से अब आप बताइए होगा क्या इकोनॉमी में क्लास? P1 Y1, या इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ गया। अब इस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ गई क्लास, और इस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को रोकने के लिए हमने रोकने की बात नहीं किया। जब मार्केट में ड्यू टू अदर फैक्टर, किसी फैक्टर की वजह से मार्केट में डिमांड्स आपका बढ़ गया, और जब डिमांड आपका इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका सप्लाई का थोड़ा सा एक्सपेंशन बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद सप्लाई भी नहीं बढ़ पाती है, तो इस केस में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर कौन सी पॉलिसी होगा? इन्फ्लेशन सिचुएशन है, क्या है? इन्फ्लेशनरी। अब इन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी क्लास, बताइए? यस, ऐसा भी कह सकते हैं, कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट किया जाएगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं क्लास कि जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो वर्कर हैं, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब जो वेज रेट है, यहाँ पे जाने के बाद कुछ समय बाद हमारी इकोनॉमी में वेज रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा,
क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि वर्कर भी अपनी लेबर की डिमांड्स मतलब प्राइस की, वेज रेट की डिमांड करेंगे। और दूसरी बात, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। हर चीज़ में धीरे धीरे महंगाई के इम्पेक्ट आएगा। तो उससे क्या होगा कि सप्लाई हमारा क्या होगा क्लास। और फिर गवर्नमेंट जो है इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स लगा देगी, एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, या उधर बैंक रेट वगैरह क्या करेगी बेटा जी? क्योंकि हाँ, बैंक रेट वगैरह बढ़ा देगी। इन सब से बैंक रेट बढ़ने से यस बैंक रेट इंक्रीज कर देगी। उससे वजह से मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी। मार्केट में सप्लाई कम होने से इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। तो अब क्या होगा? सप्लाई क्या होगी बेटा? सप्लाई शिफ्ट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड? सर लेफ्ट। यस, योर सप्लाई शिफ्ट हैंड। ठीक है। आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा जी देखो कहां पर आ गया? P2 पे आ गया। और इक्विलिब्रियम E से आप E2 पे आ गए। ठीक है। तो देखो यहां पर भी क्या इंपैक्ट आया? यहां पर फिर से जीडीपी फिर से वही पॉइंट पे आ गई, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है, ये भी फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है। ये शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में चले गए। यहां पर पहले इकोनॉमी गई, फिर वापस आ गए। लेकिन हुआ क्या मार्केट में? प्राइसेस बढ़ गया। तो इतना जो प्राइस है, ये प्राइस है एग्रीगेट डिमांड की वजह से हुआ है। और ये प्राइस P से P2 एग्रीगेट सप्लाई की वजह से बढ़ा हुआ है। तो यानी कि डिमांड साइड पॉलिसी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इतना डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। और ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, क्योंकि सप्लाई शिफ्ट हो रही है। इस सप्लाई के शिफ्ट होने से ये प्राइस बढ़ा हुआ है, और डिमांड के इंक्रीज होने से इतना प्राइस चेंज हुआ है डेल्टा P। और ये डेल्टा P चेंज हुआ है सप्लाई की वजह से। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ कि फिर से जीडीपी पहले इंक्रीज हुआ था, जितना जीडीपी इंक्रीज हुआ था उतना ही जीडीपी यहाँ से डिक्रीज हो गया। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सप्लाई साइड और डिमांड साइड पॉलिसी, या कॉस्ट इन्फ्लेशन या पुट्स इन्फ्लेशन, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होता है इंटरसेक्स कि वो मार्केट में प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। तो ये फिर यहाँ जाएगा, फिर अगेन यहाँ से फिर वापस चला जाएगा। तो आप देखिए कि दोनों पॉलिसी में डिफरेंस क्या निकला क्लास? कुछ नहीं है। अगर ये यहाँ पर पहले सप्लाई साइड थी तो डिमांड बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर रिसेशन था, रिसेशनरी गैप था, और यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप था। इन्फ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए जब हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो सप्लाई शिफ्ट हो गई। यहाँ पर रिसेशन को ख़त्म करने के लिए हम डिमांड साइड बढ़ा देंगे तो फिर प्राइस बढ़ जाएगा। तो दोनों के केसेस में प्राइसेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो जा रहा है, और इकोनॉमी फिर से वहीं पे आ जा रही है। ये इकोनॉमी यहाँ से जाकर वापस आई, और ये इकोनॉमी यहाँ से जाकर फिर से वहाँ पर वापस आई। सो डिमांड साइड और सप्लाई दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने को मिला है क्लास। सो आई होप कि मेरे पॉइंट्स आपको क्लियर हुई होंगे। सो प्लीज़ इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस। नाउ आई फिनिश माय लेक्चर क्लास। सो प्लीज़ आप पूछिए, कुछ पूछना तो। बताइए बेटा लोग। नो डाउट? नो सर, क्लियर। ओके, सो आई होप कि और क्लियर हुआ पॉइंट। चलें फिर बेटा जी, बंद करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू। और बता दो, कुछ पूछना है तो।